अब मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आज का जो केस है, आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके का केस नहीं सुना होगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये केस नॉन मर्डर केस है। अब कुछ लोगों को ये सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि सब लोगों को खून खराबा पसंद नहीं होता। वैसे देखा जाए तो किसी को भी खून खराबा पसंद नहीं होना चाहिए। खैर, अब आज का केस बहुत ही ज्यादा अलग है। इतना ही नहीं, ये मिस्ट्री है इस दुनिया की सबसे बड़ी टाइम ट्रैवलिंग मिस्ट्रीज में से एक। खैर, अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और मैं आप सब लोगों की स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मैं पहले भी कई बार इस सिटी के बारे में बता चुका हूं। इस दुनिया का हर एक इंसान कभी ना कभी न्यूयॉर्क सिटी तो जाना ही चाहता है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी से जुड़ी आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मतलब उस सिटी के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में। अब न्यूयॉर्क सिटी 5 बॉरो में बटी हुई है। आसान भाषा में बताऊं तो ये बॉरो एक तरह के टाउन ही है। अब न्यूयॉर्क सिटी में 5 टाउन हैं जिनका नाम है मैनहट्टन, ब्रुकलिन, द ब्रॉन्क्स, क्वींस एंड स्टेटन आइलैंड। और मैं आज आप लोगों को लेके चलूंगा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन बॉरो में। अब सिंपली आप लोग ये समझ लीजिए कि मैनहट्टन इस दुनिया की सबसे महंगी जगह है। 3 से 4 लाख रुपए तो सिर्फ और सिर्फ एक बेडरूम का यहाँ पे रेंट है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ साल 1986 में। दिन था 4 अक्टूबर का और वो सैटरडे नाइट थी। रात के लगभग 10:43 यानी 43 मिनट हो रहे थे। 54 इयर्स के टीवी एंकरमैन जिनका नाम था डैन रेथर मैनहट्टन, वो अपने घर की तरफ वॉक कर रहे थे। उसी रात उन्होंने 1095 पार्क एवेन्यू पर 89 स्ट्रीट पे अपने एक एसोसिएट के साथ डिनर किया था। अब डिनर कर वो अपने घर की तरफ निकले ही थे, तभी 2 आदमी जिनकी एज लगभग 30 के आसपास ही थी उनका पीछा करने लगे और जल्दी से उनसे बदतमीजी भी करने लगे। अब उनमें से बार बार एक अजीब सा सवाल पूछ रहा था, केनेथ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, केनेथ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। रैथर ने उन दोनों को समझाने की कोशिश करी कि उन्होंने किसी गलत इंसान को टारगेट कर लिया है और इसका कोई भी आइडिया उनको नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों आदमियों की एग्रेशन बढ़ गई। अब 88 स्ट्रीट पर पहुंचने के बाद उनमें से एक ने रैथर के जॉ पर उनके लेफ्ट ईयर के नीचे एक जोर का पंच मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गए। रैथर तुरंत उठे और 1075 पार्क एवेन्यू की लॉबी में भाग गए। अटैकर्स उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए और उन्हें बार बार मारने लगे और वो अजीब सा सवाल यानी केनेथ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बार बार यही सवाल पूछ रहे थे। अब बिल्डिंग के डोरमैन और सुपरिंटेंडेंट ने यह अटैक देखा। सुपरिंटेंडेंट ने इंटरवेन करके रैथर की हेल्प करी, जिसके बाद अटैकर्स वहां से भाग गए। अटैकर्स ने रैथर की कोई चीज नहीं लूटी, जबकि उनके पास वक्त था अच्छी खासी कैश को लेने का या फिर उनकी घड़ी या कोई अदर एक्सपेंसिव चीजें लेने का। इसके बावजूद रैथर को काफी जगह चोट लग गई थी। उनके बैक पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान थे और उनका जबड़ा बुरी तरीके से फूल गया था यानी सूज गया था। उन्हें तुरंत ही वहां से लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल ले गया गया और असेसमेंट के थोड़ी ही देर बाद उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। रैथर ने पुलिस वालों को ये बताया कि वो अटैकर्स लगभग 6 फीट के थे और उनमें से एक के बाल डार्क थे और एक की मूछें थी। अब दोनों ने अच्छे खासे यानी डार्क सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई, मतलब ऐसे अच्छे खासे कपड़ों में थे। अब ये चीज क्लियर नहीं थी कि ये अटैक उन लोगों ने जानबूझ के किया था या फिर गलती से उन लोगों से हो गया था। लेकिन पूरे अटैक के दौरान वो लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे कि केनेथ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और बार बार उनको केनेथ ही बुलाए जा रहे थे। कुछ दिनों बाद यानी 6 अक्टूबर मंडे को डैन रेथर अपने सीबीसी न्यूज में बैठे हुए थे और अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में उन्होंने इसी अजीब से केस का जिक्र किया। अब इस केस की न्यूज तुरंत ही न्यूज़पेपर में छप गई और बहुत सारे लोग इसकी बातें भी करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी अटैकर्स का कुछ भी पता नहीं चला और ये केस बहुत ही जल्दी ठंडा भी पड़ गया। हालांकि इस केस को वक्त के साथ भुला दिया गया, लेकिन ये अजीब से फ्रेज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी केनेथ सालों तक पॉप कल्चर में जिंदा रहा, यानी अमेरिकन पॉप कल्चर में लोगों के जुबान पर रहा। साल 1987 में कैलिफोर्निया के बैंड गेम थ्योरी ने अपने एल्बम लॉलिटा नेशन में एक 46 सेकंड का सॉन्ग इंक्लूड किया जिसका टाइटल रखा केनेथ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब साल 1993 में डैनियल
क्लाउस ने अपना एक ग्राफिक नोवेल पब्लिश कराया जिसका नाम रखा लाइक अ वेलवेट ग्लोव कास्ट इन आयरन, जिसमें इस फ्रेज को एक सब प्लॉट के रूप में उन्होंने यूज किया। अब साल 1994 में फेमस अमेरिकन रॉक बैंड REM ने अपने एल्बम मॉन्स्टर में एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी केनेथ। ये सॉन्ग टॉप 40 चार्ट्स में 21st रैंकिंग तक पहुंचा था। आसान भाषा में समझिए तो ये कई सालों तक लोगों की जुबान पे था और बहुत ही फेमस सॉन्ग था। अब मैं आप लोगों को लेके आता हूँ साल 1993 को और डेट थी 31 अगस्त। लगभग 5 बज रहे थे शाम को। एक आदमी राइफल के साथ मैनहट्टन के रॉकफेलर सेंटर में द टुडे शो के स्टूडियो में घुसने की कोशिश कर रहा था। NBC के 33 ईयर ओल्ड स्टेज हैंड कैम्पबेल मॉन्टेगोरी ने जब उस आदमी के हाथ में एक छुपी हुई गन देखी तो उसने तुरंत उनको रोकने की कोशिश करी। वो आदमी वहां से भाग गया लेकिन 20 मिनट बाद वापस आ गया। अब हमारे कैम्पबेल मॉन्टेगोरी ने जब पुलिस को अलर्ट करने की कोशिश करी तो उस आदमी ने एक मिलिट्री स्टैंड लेकर उनको ही गोली मार दी, यानी कैम्पबेल मॉन्टेगोरी को। अब वो गोली उनको पीठ पे मारी थी लेकिन तुरंत ही उनकी मौत हो गई। अब उस गोली चलाने वाले आदमी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पहचान हुई विलियम टैगर नाम के आदमी से, जो कि नॉर्थ कैरोलिना का 46 ईयर का एक निवासी था। पुलिस से पूछताछ के बाद टैगर ने दावा किया कि NBC सालों से उसके दिमाग में ट्रांजिशन भेज रही थी और उसका पीछा कर रही थी, यहाँ तक कि उसको सिग्नल्स भी भेज रही थी। टैगर ने कहा कि उसने स्टूडियो पर हमला इसलिए किया ताकि वो इस ट्रांसमिशंस, इस सिग्नल को हमेशा के लिए रोक सके। मैं आप लोगों को पहले भी कई बार पैरानोया के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे केसेस जहाँ पे एक इंसान को लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, लाइक मुझे कोई मारने वाला है या फिर कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है, कोई मेरे पैसों के पीछे पड़ा है, मतलब बिना किसी सबूत और गवाह के जस्ट एक गट फीलिंग। अब कई बार ऐसे केसेस में लोगों के दावे सच भी हो जाते हैं लेकिन अक्सर वो सिर्फ और सिर्फ एक दावे ही रहते हैं जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती। तो इस कंडीशन को, यानी जबरदस्ती का एक बिना कोई रियलिटी का दावे को, एक बीमारी का नाम दिया गया है और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं पैरानोया। अब यहाँ विलियम टैगर को इस लेवल का पैरानोया हो गया था कि वो स्टूडियो तक पहुंचने के लिए एक किराए की गाड़ी लेकर आया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि उसकी अपनी गाड़ी में इन नेटवर्क वालों ने कोई ना कोई अजीब सी गुप्त डिवाइस लगा दी होगी। विलियम टैगर ने यह भी बताया कि वो किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं करता लेकिन कभी कभी शराब पी लेता था। अब इस मेंटल कंडीशन की वजह से टैगर को मर्डर के बजाय मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया और सिंग सिंग करेक्शनल फैसिलिटी में 12 साल से लेकर 26 साल तक सजा सुना दी गई। अब जेल में रहते हुए टैगर की कहानी बहुत ज्यादा अजीब हो गई। जनवरी साल 1997 में जेल के स्टाफ के सामने टैगर ने अपने खुलासे किए। अब एक बार उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वो साल 2265 यानी 2265 का एक टाइम ट्रैवलर है और उसकी टाइमलाइन में वो पहले से ही एक दोषी था, यानी ऑलरेडी जेल में ही सजा काट रहा था। उसको एक हाईली एक्सपेरिमेंटल मिशन के लिए पीछे भेजा गया, यानी टाइम में पीछे भेजा गया। अब टाइगर को ये लगा कि यही एक सही तरीका है अपनी आजादी पाने का, लेकिन ये भाई साहब तो वापस से जेल में आ गए थे। यहाँ पे टाइगर ने यह भी बताया कि भविष्य की सरकार यानी फ्यूचर के लोगों ने उसके दिमाग में एक चिप लगाई हुई है और वो प्रेजेंट की उसकी सारी हरकतों को ट्रैक भी कर रहे हैं। इसी दौरान उसने ये भी मान लिया कि वो वही इंसान था जिसने डैन रैथर नाम के आदमी पर 10 साल पहले हमला किया था। टैगर ने कहा कि डैन रैथर की शक्ल उनके टाइमलाइन के वाइस प्रेसिडेंट केनेथ बोरो से मिलती है, इसी वजह से उसने उन पे हमला किया था। डैन रैथर को टैगर की तस्वीरें दिखाई गई और वहां पे डैन ने कंफर्म किया कि कई साल पहले जिसने उन पे हमला किया था उनमें से एक टैगर ही था। यहाँ तक कि डैन रैथर और विलियम टाइगर ने उस बिल्डिंग के आसपास जो कि मारपीट वाली जगह थी उस डिटेल्स को भी उन दोनों ने कंफर्म किया। अब इन सब चीजों की वजह से लोगों को ये लगा, यानी अथॉरिटीज को ये लगा कि टैगर की कहानी सच्ची थी। हालांकि उस दूसरे हमलावर का आज तक कुछ पता नहीं चला। अब कुछ लोगों को ये लगा कि शायद ये केस सुलझ गया, लेकिन शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि अब टैगर एक टाइम ट्रैवलर है इसका पता तो हम सब लोग तभी लगा सकते हैं जब हमने 2265 यानी साल 2265 की जिंदगी को देखा हो। अब फिलहाल मैं आप लोगों को उतने साल तक इंतजार नहीं करवाऊंगा, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक थ्योरी रखता हूँ जो कि शायद ये प्रूव करती है कि क्यों विलियम टैगर ने डैन रैथर के ऊपर हमला किया था।
अब ये थ्योरी बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो है, लेकिन कभी भी टैगर ने इसका जिक्र नहीं किया था। डैन रैथर पर हुए हमले के वक्त एक फॉर्मर म्यूजिक पब्लिसिस्ट और इन्वेंटर जिनका नाम था केनेथ शाफर, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिससे वो अमेरिकन सैटेलाइट से यानी उनका इस्तेमाल करके रशिया के टीवी ब्रॉडकास्ट को हाईजैक कर सकते थे, जिससे अमेरिकन्स को सोवियत नेटवर्क के कंटेंट देखने का मौका मिल जाएगा, जैसे कि डेली सोप, कार्टून या फिर किसी भी तरीके का टीवी प्रोग्राम। अब ये रशिया और सोवियत यूनियन पे इन लोगों की लड़ाई पे मुझे कभी अलग से एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा। खैर, हम लोग केस पे वापस आते हैं। उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शैफर ने इंटरसेप्टेड ब्रॉडकास्ट को शोकेस किया, जिसको कई लोग दूर दूर से देखने आए थे, और उन्हीं में से एक थे डैन रैथर, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को उस दिन देखा था जिस दिन उनके ऊपर हमला हुआ था। केनेथ शैफर ने उनको ये बोला कि शायद जब विलियम टैगर ने डैन रैथर पे हमला किया तो शायद गलती से वो उनको केनेथ शाफर ही समझ गए थे। हालांकि ऐसा हो सकता था क्योंकि ये लोग सूट बूट में थोड़े से आइडेंटिकल तो दिखते थे। अब शैफर ने ये भी एक्सेप्ट किया कि बहुत सारे लोग कई बार उनसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते थे और इसकी फ्रीक्वेंसी का खुलासा उन्होंने कभी भी पब्लिकली नहीं किया था। अब यहाँ पे हम सबके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि क्या यह हो सकता है कि टैगर के पास इन सब चीज़ों के कोई गहरे मकसद हो सकता है कि वो सोवियत गवर्नमेंट के लिए काम करता हो, जो कि ये फ्रीक्वेंसी का पता लगाकर इस इंटरसेप्शन को बंद करना चाहता हो। क्या शिज़ोफ्रेनिया और पैरानोया टैगर का सिर्फ और सिर्फ कोई बहाना था? लेकिन ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब 27 अक्टूबर साल 2010 को यानी 2010 को 63 की एज में विलियम टैगर को जेल से पैरोल पे रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके रिलीज सर्टिफिकेट के अनुसार उन्हें रेगुलर सब्सटेंस अब्यूज टेस्टिंग और एंटी वायलेंस काउंसलिंग के लिए लगातार प्रेजेंट होना पड़ेगा, और तो और न तो शराब पी सकते हैं और ना ही कभी गाड़ी चला सकते हैं। अब सच्चाई तो यह है कि हम लोगों को विलियम टैगर की सच्चाई जानने के लिए वर्ष 2265 यानी ईयर 2265 का वेट करना होगा। लेकिन इस केस के बाद मैं ये चीज बता सकता हूँ कि विलियम टैगर कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। इस केस को अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद बहुत हद तक मेरा भी मानना है कि शायद विलियम टैगर एक टाइम ट्रैवलर है। अभी वो प्रेजेंट में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी खबर तो मुझे नहीं है। इस केस की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है वो सेकंड अटैकर, इसके बारे में कभी भी विलियम टैगर ने बात नहीं करी थी। खैर, सारी चीजें मैंने आप सब लोगों के सामने रख दी हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आगे भी आप सब लोगों के लिए नॉन मर्डर एंड इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का यूज करना हो।